हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यस के सर शिक्षारत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले साइंस में हम जीव विज्ञान के पार्ट को करेंगे क्लास 10th के। फिर उसके बाद जो है मैथ भी करेंगे और मैथ के साथ साथ हिंदी, यानी आपके जो 5 सब्जेक्ट है, 5 के 5 सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए, आज जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे आपके एनसीईआरटी बेस होंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है, विसरण क्यों अपर्याप्त है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की शरीर के सभी भागों में आवश्यकता होती है तथा इन जीवों की सभी की कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से के सीधे संपर्क में नहीं रहती, अतः साधारणतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए विसरण अपर्याप्त है। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो सबसे पहली बात इसमें ये पूछ रहा कि कोई भी वस्तु अगर क्या है, सजीव है, यानी उसमें जान है, तो वह जिसमें जान है, जो वस्तु है, तो उसका मापदंड हम किस से मापते हैं, उसका निर्धारण कैसे करते हैं कि यह वस्तु सजीव है या निर्जीव है? ठीक है, तो देखिए इसमें हम मापने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका उत्तर देखते हैं। कोई वस्तु सजीव या सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के अदृश्य आणविक गतियों को जीवन सूचक मापदंड में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? देखिए कह रहा है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका उत्तर देखिए, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में विभिन्न कार्बन आधारित अणुओं, ऑक्सीजन, जल एवं ऊर्जा तथा विभिन्न लवणों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। जीवन के अनुरक्षण, यानी जो हमारा जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? तो देखिए, जीवन के अनुरक्षण यानी जीवन की हमारी रक्षा के लिए हम पोषण यानी भोजन, जो हमारे पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। ठीक है, तो पोषण, श्वसन, ठीक है, शरीर के अंदर के पदार्थ का संवहन तथा अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन आदि प्रकरणों को आवश्यक मानेंगे, क्योंकि ये सब प्रत्येक जीव के लिए ये चीजें क्या है, आवश्यक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, कहा है कि स्वपोषी और पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए इस तरह से आपके सामने देख रहे हैं, स्वपोषी, ठीक है, और विषम पोषी। देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, कह रहा है कि जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो है स्वपोषी, यानी स्वपोषी क्या है, स्वपोषी जो जीव होते हैं वह अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषी जो होते हैं जीव निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थों भोजन जो है, जो पहले से जो तैयार होता है भोजन, एक तरह से कह सकते हैं, ये निर्मित जो कार्बनिक भोजन हो को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, स्वपोषी में भोजन के निर्माण हेतु प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः क्लोरोफिल जैसे अणु
अणु की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं देखिए इसमें खाद्य पदार्थ की पूर्ण खाद्य पदार्थ पूर्व निर्मित होता है, अतः निर्माण हेतु किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बाह्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए आगे समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि भोजन का निर्माण जीव के अंदर संपन्न होने के कारण ही विघटित करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे देखिए विषम पोषी जो होते हैं, भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, अतः शरीर में पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखिए स्वपोषी पोषण में क्या है, लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं। चौथा पॉइंट, ये उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये सभी जीवों के लिए भोजन निर्मित करते हैं, जैसे हरे पौधे व कुछ बैक्टीरियाज। ये क्या है, सभी के लिए भोजन उपयोग कराते हैं, इसलिए इनको क्या क्या उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ इसमें चौथा पॉइंट देख लीजिए, भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या है, ये उपभोक्ता है। ठीक है, उदाहरण में जैसे सभी जंतु, ठीक है, फजाई, कुछ बैक्टीरिया आदि। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10th का ये साइंस है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, आपका फरवरी में एग्जाम है, तो थोड़ा थोड़ा करके डेली हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी पौधा जो है कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अम्लीयता यानी एसिडिटी पैदा करता है। चलिए पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। देखिए पाचक जो एंजाइम होते हैं उसका क्या कार्य होता है, तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन करने में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए पचे हुए भोजन को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए क्षुद्रांत की भित्ति के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा दीर्घरोमों में रुधिर वाहिकाओं की बहुताया होती है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार क्षुद्रांत्र को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके